मैं आज आपको कर्नाटक की तीसरी लड़ाई के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध था वो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य ही लड़ा गया था। ये दोनों कंपनियां भारत के अंदर अपने व्यापार के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और अपने व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाने के लिए आपस में दक्षिण भारत में भिड़ रही थीं, जिसे हम कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। कर्नाटक में इन्होंने 3 लड़ाइयाँ लड़ी थीं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ कर्नाटक के तीसरी लड़ाई के बारे में जानेंगे, क्योंकि कर्नाटक के जो 2 युद्ध थे उसका मैंने पहले ही वीडियो बनाकर अपने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया है। कर्नाटक का तीसरा युद्ध तब शुरू होता है जब यूरोप के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ होता है, विशेषकर अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य। फिर ये दोनों देश भारत में भी लड़ते हैं, क्योंकि ये दोनों देश विशेषकर इनकी कंपनियां भारत में व्यापार करने के लिए आई हुई थीं। फ्रांसीसी डायरेक्टरों ने काउंट लाली को 1757 में भारत में गवर्नर बनाकर भेजा था, दक्षिण भारत में पौंडीचेरी में, क्योंकि पौंडीचेरी में फ्रांसीसियों का अधिकार था और मद्रास में अंग्रेज़ों का अधिकार था। तो जब काउंट लाली 12 महीने की यात्रा करके भारत पहुंचता है 1758 में, तो उसने सबसे पहला आक्रमण किया फोर्ट सेंट डेविड पर, जो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, और उसको जीत लेता है। इसके बाद काउंट लाली जो फ्रेंच गवर्नर था उसने तंजौर के ऊपर आक्रमण किया। तंजौर भी तमिलनाडु के क्षेत्र में पड़ता है। मद्रास का नाम ही तमिलनाडु पड़ता है जब भारत आज़ाद हो जाता है। तो तंजौर क्षेत्र पर भी आक्रमण करने की कोशिश करता है काउंट लाली, लेकिन इसमें वो असफल हो जाता है। इस असफलता के कारण काउंट लाली ने हैदराबाद में तैनात अपने सेनापति बुस्सी को वापस बुला लेता है कि आप हैदराबाद से आइए और हमारी युद्ध में सहायता कीजिए, ताकि हम इन क्षेत्रों पर अधिकार कर सकें। लेकिन ये काउंट लाली की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि इससे फ्रांसीसियों की स्थिति हैदराबाद में कमज़ोर हो जाती है। और इसी बीच काउंट लाली सोचता है कि वो मद्रास के ऊपर आक्रमण करेगा और मद्रास को घेर कर अंग्रेज़ों को धूल चटा देगा, लेकिन इसका उल्टा होता है। अंग्रेज़ों की सपोर्ट में उनकी नौसेना आती है, जो कि शक्तिशाली बेड़ा था। जब एक शक्तिशाली बेड़ा आता है अंग्रेज़ों के सपोर्ट में, तो काउंट लाली अपने इस घेरे को उठा लेता है, जो घेरा डाला था मद्रास के चारों तरफ। तो काउंट लाली घेरे को उठा लेता है। इसी बीच अंग्रेज़ी नौसेना का जो सेनापति था, यानी कमांडर था, जिसका नाम पोकॉक था, उसने फ्रांसीसी नौसेना को 3 बार परास्त किया, जिसका नेतृत्व डायस कर रहा था, जो फ्रांसीसी सेनापति था अपने नेवी का। तो उसको 3 बार परास्त करता है पोकॉक, और जब 3 बार परास्त हो जाता है डायस, तो वो भारतीय समुद्र से वापस चला जाता है और अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत होती है समुद्र में, और फ्रांसीसियों की कमज़ोर हो जाती है। इसी बीच 1760 में भी युद्ध लड़ा जाता है, क्योंकि जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध चलता है उसकी अवधि होती है 1758 से 1763 के बीच। तो 1760 में भी युद्ध होता है, जिसमें सर आयरकूट नाम के एक अंग्रेज सेनापति ने फ्रांसीसियों को परास्त किया और बुस्सी को भी अपने अधीन कर लिया, यानी कि बुस्सी को, जो कि फ्रांसीसी सेनापति था, उसको बंदी बना लेता है। और ये लड़ाई लड़ी गई थी वांदीवास में। तो इसलिए 1760 में जो लड़ाई लड़ी गई थी उसे वांदीवास के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सर आयरकूट ने काउंट लाली के सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया था और फ्रांसीसियों की इसमें हार हो गई थी। फ्रांसीसियों की स्थिति भारत के अंदर पूरी तरह से अब कमज़ोर हो गई, और जब ये फ्रांसीसी इस युद्ध में हार गए तो वो पौंडीचेरी में लौट आए, क्योंकि पौंडीचेरी फ्रांसीसियों के कंट्रोल में था। लेकिन अंग्रेज़ों ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए पौंडीचेरी को घेर लिया और पौंडीचेरी पर 8 महीने तक घेरा डाले रखा, और इसमें छोटी मोटी झड़पें होती गईं। 8 महीने के बाद पौंडीचेरी ने आत्मसमर्पण कर दिया, फ्रांसीसियों ने आत्मसमर्पण किया अंग्रेज़ों के सामने, और स्थिति पूरी तरह से अंग्रेज़ों के कंट्रोल में हो गई। पौंडीचेरी में भी फ्रांसीसी हार गए और उनके हाथ से हैदराबाद भी निकल गया। मद्रास में भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और यहाँ से अंग्रेज़ों का वर्चस्व आरंभ हो जाता है।
क्योंकि अंग्रेज़ों की इस लड़ाई में जीत का सबसे मेन फैक्टर ये था, क्योंकि अंग्रेज़ जो हैं वो 1757 की लड़ाई में जो प्लासी में लड़ी गई थी बंगाल के क्षेत्र में सिराजुद्दौला के साथ, उसमें रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था और बंगाल का जितना धन था और बंगाल की जो भी संपत्ति थी अंग्रेज़ों के कंट्रोल में थी। इसलिए इस धन का उपयोग उन्होंने सेना बनाने में किया, सेना का गठन किया और फ्रांसीसियों से अधिक मजबूत सेना का गठन करके फ्रांसीसियों को दक्षिण भारत में पूरी तरह से परास्त करके दक्षिण भारत में उनकी स्थिति कमज़ोर कर दी। लेकिन कुछ समय बाद फ्रांसीसियों के साथ एक संधि होती है 1763 के आसपास। उसमें फ्रांसीसियों को पौंडीचेरी लौटा दिया जाता है, लेकिन शर्त होती है कि वो पौंडीचेरी की किलेबंदी नहीं कर सकते, वहाँ पर कोई भी सैन्य गतिविधियाँ या फिर अपने मतलब किलेबंदी करने का यही मतलब है कि अपने पौंडीचेरी को किले के रूप में ढालना और उसका लड़ाई की दृष्टि से या फिर सामरिक स्थिति से उसे मजबूत करने से है। किलेबंदी का मतलब यही होता है। तो किलेबंदी नहीं कर सकते थे फ्रांसीसी, और इस समय तक भारत में विशेषकर दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों की स्थिति पूरी तरह से डूब चुकी थी और अंग्रेज़ों का वर्चस्व भारत में भी हो गया था, क्योंकि दक्षिण भारत में भी फ्रांसीसियों को निकाल दिया, उनके वर्चस्व को तोड़ दिया और बंगाल में भी कंट्रोल स्थापित कर लिया था अंग्रेज़ों ने। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला परास्त होता है। उसके बाद मीर जाफ़र नवाब बनता है, जो कि अंग्रेज़ों का कठपुतली था। मीर जाफ़र को भी गद्दी से उठाकर उसके दामाद मीर कासिम को बनाया जाता है नवाब। कुछ समय बाद मीर कासिम को भी गद्दी से हटा दिया जाता है और वो भाग जाता है शाह आलम द्वितीय से समर्थन लेने के लिए, जो कि मुग़ल सम्राट था। और वहाँ पर अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ युद्ध करने की सोची थी और उसके बाद प्लान बनाकर ये तीनों अंग्रेज़ों से युद्ध लड़े थे बक्सर के स्थान पर, जो बिहार में पड़ता है, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं, जो कि 1764 में लड़ा गया। इसमें ये तीनों परास्त हो जाते हैं, अंग्रेज़ों का वर्चस्व और भी बढ़ जाता है। मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी अंग्रेज़ों की एक प्रकार से कठपुतली बन जाता है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अब उसे पेंशनर बना दिया था अपना। 26 लाख रुपया मुग़ल सम्राट पेंशन पाता था और इसके बदले में मुग़ल सम्राट ने बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी थी। दीवानी का मतलब होता है कि टैक्स वसूलने का काम और जो भी इसके अंदर आने वाले प्रावधान थे दीवानी में, जैसे कि दीवानी मामले होते हैं शादी विवाह वाला और कोर्ट कचहरी के मामले दीवानी मामले में आते हैं। तो ये सारे अधिकार अंग्रेज़ों को प्राप्त हो गए थे शाह आलम द्वितीय से। निजामत के भी काम करते थे। निजामत का विशेषकर मतलब है कि फौजदारी कानूनों को लागू करना, पुलिस, सेना, एक तरह से बंगाल पूरी तरह से अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था। सारा प्रशासन अंग्रेज़ी चलाते थे, बस नाम होता था कि नवाब है कोई, लेकिन सारा कंट्रोल अंग्रेज़ों का था। तो दोस्तों, मेरे द्वारा किया गया काम अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं और भी अच्छा वीडियो बना सकूं। क्योंकि अभी तो देख रहे हैं कि कोई भी ज़्यादा अच्छा बैकग्राउंड भी नहीं है और बस ऐसे ही बोलकर वीडियो अपलोड कर देता हूं।